हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेरी टेल। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं इतना लेट वीडियो अपलोड किया, लेकिन मैं किसी काम में फंस गई थी। इस वजह से मुझे वीडियो बनाने में लेट हो गया। आई होप आप इसे समझेंगे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा वी भागने की कोशिश करता है, लेकिन लैंसन उसे पकड़ लेता है और वी को ये बात भी पता चल जाती है वो प्रेग्नेंट है। अब आगे हम वी को पार्ट टब में देखते हैं, जिसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसने लैंसन के साथ एक नाइट क्या बिताई। वो प्रेग्नेंट हो चुका है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था। अब पता नहीं उसका क्या होगा। मून एम्परर तो उसे छोड़ेंगे नहीं। वो पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो अपने फेस में पानी को मारता है और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है और फिर खुद से कहता है, मैं ज़्यादा दिन मून एम्परर से छुप नहीं सकता हूँ। उन्हें जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मुझ पर चिल्लाएंगे, मुझे पनिश करेंगे। पर मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की थी। ये तो सिर्फ डिज़ायर लोटर की वजह से हुआ है। पर मैं अब कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। अब जो होगा सो देखा जाएगा। फिलहाल मैं ये चाहता हूँ मेरा बेबी सेफ रहे। पता नहीं क्यों मैं इस बेबी से बहुत लगाव महसूस करता हूँ। मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसे खुश रखना चाहता हूँ। खुद से बातें करने के बाद वी बाथटब से निकलता है और अपना ड्रेसअप कर कमरे से बाहर निकलता है। वो कमरे से कुछ ही दूर चला था कि उसे सर्वेंट की आवाज़ आती है, जो आपस में लैंसन और उसी के बारे में बातें कर रहे थे। लैंड मास्टर ने उस पर्सन को काफ़ी समय से पैलेस में सबसे छुपा कर रखा था। हमें तो इस बात का पता ही नहीं चला। तो दूसरी कहती है, हाँ तभी तो वो इतना स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहे थे, नहीं तो वो हमेशा पैलेस से बाहर ही रहते थे और आजकल वो ज़्यादातर समय अपना पैलेस में बिताते हैं। उस पर्सन के बारे में सिर्फ जिंग को पता था और तुमने उसकी बातें सुनी। वो पर्सन प्रेग्नेंट है। मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। क्या तुमने उसका फेस देखा? नहीं, मैं नहीं देख पाई, लेकिन हो ना हो वो मिस लैंसन में ज़्यादा सुंदर होगी। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया जो तुम दोनों यहाँ गप्पे लड़ा रही हो? जिंग की कठोर आवाज़ आती है तो वो दोनों एकदम से शांत हो जाती है और जिंग की तरफ देखती है। जिंग गुस्से में कहती है, क्या तुम लोगों को पता नहीं है? मास्टर लैन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करे। तो वो दोनों अपनी आंखें रोल करती और कहती है, हाँ हमें पता है, और वहाँ से जाने लगती है। तब जिंग वहाँ से आगे बढ़ने लगती है और थोड़ी दूर में वी को पाती है। तो वो वी को ग्रीट करते हुए कहती है, यंग मास्टर, मैं आप ही के पास आ रही थी। मैंने आपके लिए लंच प्रिपेयर किया है। क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? तो वी अनयूजुअली हाँ में से हिलाता है। तो जिंग उसे लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो वी जिंग से सवाल करते हैं, क्या लैंड मास्टर की वाइफ इतनी सुंदर थी? तो जिंग वी की तरफ देखती है और स्माइल करती हुए कहती है, मैं ऐसा कह नहीं सकती क्योंकि मैंने उसे कभी देखा नहीं है। बस मैंने उनके सर्वेंट से उनके बारे में बहुत सी तारीफ सुने हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तब तक वो यहाँ से जा चुकी थी। तो भी पूछता है, वो कहाँ गई? तो जिंग कहती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और वैसे भी आपको इस बारे में बातें नहीं करना चाहिए। मास्टर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई उनकी वाइफ के बारे में बातें करे। तो भी आगे कोई भी सवाल नहीं करता और डाइनिंग टेबल में आकर चेयर में बैठ जाता है। तो जिंग उसे फूड सर्व करती है। तब वी लैंसन के बारे में पूछने लगता है। तो जिंग उसे बताती है, वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, वो आते ही होंगे। वी सिर्फ नोट करता है और अपने फूड को खाने लगता है। उसने लगभग अपना लंच फिनिश कर ही दिया था। तब लैंसन वहाँ आता है और वी को देखकर उसके पास आकर बैठ जाता है। वी उसे देखकर अपना मुंह बिगाड़ लेता है, क्योंकि वो लैंसन की हरकतों की वजह से थोड़ा चिढ़ा हुआ था। लैंसन थोड़ा कप करता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी हरकतें नहीं करूँगा। लेकिन क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते? मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। तो वी तुरंत कहता है, हाँ तुम्हें लेना ही होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी बेबी को जो कैरी किया है। तब लैंसन की आंखें चमक जाती है और वो कहता है, इसका मतलब अब तुम मेरे साथ रहोगे, अब तुम जाने की बातें नहीं करोगे? तो वी अपने सर को मसाज करने लगता है और कहता है, अब तुमने मुझे किसी लायक छोड़ा है। तब लैंसन स्माइल करने लगता है। उसके चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी, जिसे देखकर वी कहता है, आखिर तुम इतने खुश और नॉर्मल कैसे हो? तो
लैंसन स्माइल करते हुए कहता है, आखिर मैं खुश क्यों ना हूँ, मेरी लवर प्रेग्नेंट है तो ये तो खुशी की बात है ना। तो वी चिढ़कर कहता है, आखिर तुम लवर किसे कह रहे हो। तो लैंसन उसके साथ फ्लर्ट करता हुआ कहता है, तुम्हें लवर सुनकर अच्छा नहीं लगा वाइफी। तो वी गुस्से में कहता है, तुम परवर्ट कहेंगे, अगर मुझे दोबारा इस तरह से बुलाया ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। तब लैंसन हंसते हुए कहता है, पर मैं तो यही चाहता हूँ, तुम मुझे कभी भी छोड़ कर मत जाओ। और वो हंसने लगता है। वी उससे पहले तो बहुत ही गुस्से में देखने लगता है, लेकिन उसका गुस्सा जो मंतर हो जाता है। लैंसन को इतने खुलकर हंसते देखकर उसके दिल में सुकून मिल रहा था और वो एकटक लैंसन को बस देखे जा रहा था। इसमें लैंसन उसे कहता है वो उसे इस तरह से क्यों देख रहा है। इसमें भी शर्माता हुआ अपनी नज़र फेर लेता है। लैंसन के लिए उसके दिल में फीलिंग तो है, लेकिन वो इतनी आसानी से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ से शिफ्ट होकर हम फई पर नज़र डालते हैं, जो मून पैलेस में सबसे छुपते हुए स्नो माउंटेन की तरफ आ जाती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ उसे कोई भी ढूंढने नहीं आएगा, क्योंकि उसने फिर से गड़बड़ कर दी थी और उसे सबसे सुपना पड़ रहा था। वो सियान के बारे में सोचते हुए केप में जाने लगती है और कहती है, पता नहीं ये सियान काका कहाँ गए हैं, उनका सारा काम मुझे करना पड़ा और मुझसे गड़बड़ हो गई। वो इसी तरह बड़बड़ाते हुए केप के अंदर जा रही होती है, तभी उसकी टक्कर किसी के साथ हो जाती है, जिसे देखकर वो वहाँ से भागने लगती है। तब छाओ छाओ उसके हाथों को पकड़कर कहती है, मुझे पता था तुम मुझे यहीं पर मिलोगी। फई तो अपना हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रही होती, तो छाओ छाओ कहती है, आखिर तुम बाहर जाकर क्या करोगी, यहीं बस रुको। तब फई खुद को शांत करती हुई कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो छाओ छाओ कहती है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ देखने आई थी, कहीं तुम्हें मेरी ज़रूरत तो नहीं है। तो फई सरकास्टिकली कहती है, आखिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत क्यों पड़ने लगी। तब छाओ छाओ अपनी आंखें रोल करने लगती है और कहती है, सियान कहाँ है। तो फई आगे से कोई भी जवाब नहीं देती। तब छाओ छाओ उसके चिक्स को पकड़ लेती है और कहती है, आखिर तुम्हारी जुबान कहाँ गई। और वो उसके चिक्स को प्रेस करती है। तो फई गुस्से में उसके हाथ को झटक देती है और उसे गुस्से में घूरने लगती है। छाओ छाओ को इससे गुस्सा आता है और वो फई को केप के वॉल पर पुश करती है। छाओ छाओ अपने दोनों हाथों के बीच उसे ब्लॉक कर लेती है। फई गुस्से में कहती है, आखिर तुम मुझे हमेशा बुली क्यों करती हो। तब छाओ छाओ अपने फिंगर को उसकी माउथ में रख देती और कहती है, ठीक है, आज मैं तुम्हें बुली नहीं करूँगी, तो मुझे ये बताओ सियान कहाँ है। तो फई कहती है, मुझे नहीं पता है सियान काका कहाँ है। ये सुनकर छाओ छाओ कहती है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, लगता है तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, क्या तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो फई के एकदम क्लोज हो जाती है। उन दोनों के फेस एक दूसरे के एकदम सामने थे। तो फई का गला सूखने लगता है और वो कहती है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता है सियान काका कहाँ है। जब हम धरती पर गए थे तो वो धरती पर ही रुक गए थे और मैं अकेले ही मून पैलेस वापस आई हूँ। क्या? इसका मतलब सियान कभी वापस आया ही नहीं था। साउथ चिनसेन की आवाज़ आती है, जो केप में आ चुका था। फई तुमने मुझसे झूठ बोला। साउथ चिनसेन गुस्से में फई को घूरने लगता है। तो छाओ छाओ फई को अपने पीछे छुपा लेती है और कहती है, साउथ चिनसेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साउथ चिनसेन कुछ भी नहीं कहता, बस वो उन्हें घूर रहा था। तो छाओ छाओ कहती है, तब छाओ छाओ कहती है, सियान ने इसे कहा था वो अपनी कल्टीवेशन करने के लिए स्नो माउंटेन में आएगा, तो ये मून पैलेस आ गए। अब सियान यहाँ कल्टीवेशन करने के लिए नहीं आया, इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है ना। तो मुझे नहीं लगता इसने कोई झूठ बोला है, तो इसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। साउथ चिनसेन अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। तब छाओ छाओ फई की नेक में अपने हाथों को फंसा लेती है और कहती है, मुझे लगता है तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, हम काफ़ी बिजी हैं। ऐसा कहकर वो फई के बालों से घेरी होती है। तब साउथ चिनसेन अपनी आंखें रोल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही फई छाओ छाओ को धक्का देती है, तो छाओ छाओ लड़खड़ाते हुए पीछे हो जाती है। फई गुस्से में कहती है, तुम्हारी वजह से उसे सियान के बारे में पता चल गया, अब सियान काका को पनिश किया जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाती है। तो छाओ छाओ कहती है, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई भी पनिश नहीं कर सकता अगर वो अपनी ट्रू पावर रेज करे तो।
तो फई कहती, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो चाचो कहती है, अभी तुम ये सब समझने के लिए अभी छोटी हो, जो हो रहा है सो सही हो रहा है, तो तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। ऐसा कहकर उसके चिक्स को सहलाती है। फई को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो अपना सर खुजाने लगती है। दूसरी तरफ साउथ इंजन सारी खबर मून एम्परर को दे देता है। इससे मून एम्परर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पहले से कोई गड़बड़ का अंदेशा था। वो साउथ इंजन से कहते हैं, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए। तब साउथ इंजन नोट करता हुआ वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम लैंसन और वी को देखते हैं, जो आपस में बातें कर रहे थे। जहाँ लैंसन वी को बताता है परसों युआन का बर्थडे है। ये बात सुनकर वी एक्साइटेड होकर कहता है, तो क्या मैं युआन से मिल सकता हूँ? क्या मैं उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हो सकता हूँ? वी अपनी चमकती हुई आंखों के साथ लैंसन को देखने लगता है। जहाँ लैंसन को वो हमेशा की तरह बहुत क्यूट लग रहा था, तो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ तुम्हारा सेलिब्रेशन में होना बहुत ज़रूरी है। मैं बैंक्वेट में हमारी होने वाले बेबी के बारे में मैं भाई और अंकल को बता दूंगा। तो वी आंखें से एकदम से शांत हो जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है, क्या तुम्हारे क्लैन के लोग इस अनमैरिड बेबी को एक्सेप्ट करेंगे? तुम्हारे क्लैन में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया जाता है। हमारी मैरिज नहीं हुई है, तो क्या सभी इस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे कि इसे अच्छे से ट्रीट करेंगे? वी अपनी शंका को जाहिर करता है। उसकी बात सुनकर लैंसन कहता है, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। तुम इन सब के बारे में क्यों सोच रहे हो? सभी इस बच्चे को एक्सेप्ट भी करेंगे और इसे बहुत प्यार भी करेंगे। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है और तुम्हें ये डर है कोई इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्यों ना मैं तुमसे दोबारा मैरिज कर लूँ? अगर तुम कहो तो हम कल ही मैरिज कर लेते हैं। आगे से भी एकदम से खामोश हो जाता है और लैंसन को ही देखने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, जब तक उन्हें किसी की चहकती हुई आवाज़ नहीं आती। ये युआन था, जो लैंसन को डैड कहकर पुकार रहा था और वो नाचते कूदते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उन दोनों का ध्यान युआन पर जाता है। युआन जब वी को देखता है, तो जो अब तक लैंसन के गुण गा रहा था, वो दौड़ते हुए वी को हक कर लेता है। वी भी उसे बैक हक करता है और उसे प्यार से उसके सर को सहलाता है। युआन कहता है, एंजल काका क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? तो वी हाँ में से हिला देता है। तो युआन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, एंजल काका मुझे बहुत खुशी हुई आप मुझसे मिलने आए। और वो दोबारा से उसे हक कर लेता है। तब लैंसन कहता है, अब जबकि युआन आ गया है तो चलो साथ में मिलकर डिनर करते हैं। ऐसा कहकर वो डिनर टेबल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वी जो युआन से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश था, वो डिनर के दौरान युआन से बीच बीच में बातें करता है। जब उनका डिनर कंप्लीट हो जाता है तो वो तीनों वॉक पर जाते हैं, जहाँ युआन और वी आपस में ही हंस कर बातें कर रहे थे। वो एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। लैंसन को जैसे वो भूल ही गए थे। लैंसन को वो फुल्ली इग्नोर कर रहे थे। इससे लैंसन को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा था। युआन और वी आपस में थोड़ा खेलने लगते हैं, जहाँ युआन भाग रहा था और वी उसे पकड़ने की कोशिश करता है और दोनों पकड़म पकड़ खेलने लगते हैं। जहाँ लैंसन वी को रोकता है, क्योंकि उसका कहना था वी को इस हालत में ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना चाहिए, और वी का कहना था कि थोड़े भागदौड़ में कुछ भी नहीं होगा। और उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है, जहाँ युआन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये दोनों किस बात के लिए बहस कर रहे हैं। तो वो उन्हें रोकता है और कहता है, आप दोनों तो अपने बहस में मुझे तो भूल ही गए, अब मुझे नहीं खेलना। ऐसा कहकर युआन वी को हक करता है और कहता है, सैन काका अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। तब लैंसन कहता है, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो जाकर अपने रूम में सोना। ऐसा कहकर वो उसे वी से अलग करता है। तो इसमें युआन पाउट बनाता है और कहता है, पर मैं एंजल काका के साथ सोना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो फिर से वी से लिपट जाता है और कहता है, एंजल काका मुझे अकेले नींद नहीं आएगी, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? ऐसा कहकर वो क्यूटली वी की तरफ देख रहा था। इसमें वी स्माइल करता हुआ हाँ में से हिलाता है। तभी लैंसन कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, पर तभी वी अपनी आंखें दिखाता है और कहता है, क्या पर? तो लैंसन कहता है, आप कुछ भी नहीं। तब वी युआन को लेकर
रूम में आ जाता है। वो दोनों बेड में आकर थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, जहाँ वी युआन को गुदगुदियाँ कर रहा था और युआन बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। वो दोनों इसी तरह मस्ती कर रहे होते हैं। तभी उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है। लैंसन अंदर आता है तो वो दोनों लैंसन को घूरने लगते हैं। लैंसन उन्हें इस तरह घुटता पाकर कहता है, तुम दोनों हमेशा मुझे घूरते क्यों रहते हो? तो इसमें युआन कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लैंसन बेड के पास आता है और युआन के बगल में लेट जाता है और कहता है, गुड नाइट, मैं सो रहा हूँ। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। युआन को पहले हंसी आती है, आखिर उसके डैड किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पर वो फिलहाल तो मस्ती के मूड में था तो वो कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है और लैंसन के ऊपर आ जाता है और उसे गुदगुदी करने लगता है। इससे लैंसन अपनी आंखें खोलकर युआन की तरफ देखता है। हालांकि युआन की इसी हरकत से लैंसन को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वो स्माइल कर रहा होता है और फिर युआन को गुदगुदियाँ करने लगता है, जिससे युआन हंसने लगता है और वो दोनों इसी तरह खेल रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं और वी की तरफ देखते हैं, जो अब तक उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था। युआन वी के पास जाता है और उसमें गुदगुदी करने लगता है, इससे वी थोड़ा हंसता है। तभी लैंसन वी को पकड़कर उसे गुदगुदियाँ करने लगता है, जिससे तो वी पहले तो हैरान रह जाता है, पर उसकी हंसी छूट रही होती है। वो कहता है, लैंसन उधर नहीं, ऐसा मत करो। और वो ऐसा कहते हुए हंस रहा होता है। तभी उसके हाथों में प्लो आ जाता है तो वो लैंसन के मुंह पे दे मारता है और लैंसन के चंगुल से निकल जाता है और युआन से कहता है, युआन तुम क्या हंस रहे हो, मेरी मदद करो। और वो युआन को भी एक पिलो पकड़ा देता है और लैंसन को मारने को कहता है। इसमें युआन भी हंसते हुए लैंसन को पिलो मारने लगता है। लैंसन बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था और इसी तरह तीनों की थोड़ी देर मस्ती चलती है और फिर तीनों बेड में लेट जाते हैं और वो तीनों ही मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर युआन वी को हक कर देता है। वो आज बहुत ज़्यादा खुश था और इस खुशी की वजह सियान था। वी उसके बालों में अपने हाथों को फैलाने लगता है और एक लोरी गुनगुनाने लगता है, जिसे सुनकर युआन तो हैरान रह जाता है। वो भले ही बहुत छोटा था, पर वो इस लोरी को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। ये लोरी उसकी मदर की थी और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वी को टाइटली हक कर लेता है और उसके सीने में सर रखकर सोने लगता है। वी प्यार से लोरी गुनगुनाते हुए उसे थपकियां दे रहा होता है और धीरे धीरे वो खुद ही सो जाता है। लैंसन आज बहुत ज़्यादा खुश था। आज उसकी फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी। वो अपनी फैमिली को अपनी बाहों में भरकर सबसे छुपा लेना चाहता था। नेक्स्ट डे वी की आंखें खुलती है और वो उठकर सबसे पहले लैंसन को देखता है, जो अपना ड्रेसअप कर रहा था। लैंसन जब ये देखता है कि वी उठ गया है तो उसके पास आकर उसके फोरहेड और चिक्स में किस करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। इससे तो वी पूरी तरह से ब्लश करने लगता है। वो तो पूरा गुलाबी हो गया था। वो शर्माते हुए बेड से खड़ा हो जाता है और युआन के बारे में पूछने लगता है। तब लैंसन कहता है वो अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस करने गया है, वो हमें ब्रेकफास्ट में ज्वाइन कर लेगा, तो फ्रेश होकर आ जाओ। तो वी हाँ में सिर हिलाता है। आगे वो तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ युआन वी से बातें कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि उसे हंटिंग पर जाना है। इसमें वी बहुत सी टिप देता है और उसे स्ट्रिक्टली अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और अपने साथियों को छोड़ के ना जाने के लिए कहता है और किसी मुसीबत में ना फंसने के लिए कहता है। इसमें युआन हाँ में सिर हिला रहा होता है और कहता है, हाँ मैं खुद का ध्यान रखूँगा। आगे जब युआन के गार्ड बैककट और वाइट कट दोनों आते हैं तो युआन उनके साथ हंटिंग के लिए चला जाता है। तभी लैंसन की तरफ देखता है, जो अपना ब्रेकफास्ट लगभग फिनिश कर चुका था। वो कहता है, मुझे कोर्ट में थोड़ा सा काम है, मैं उसे जल्दी ही निपटा कर आ जाऊँगा। क्या तुम उसके बाद मेरे साथ मार्केट चलोगे? नेकी और पूछ वी खुशी। उसके बाद लैंसन जब वापस आता है, फिर वो दोनों साथ में माउंटेन से नीचे आते हैं और वहाँ के मार्केट में अपनी शॉपिंग करने लगते हैं, जहाँ वी लैंसन के साथ किसी बच्चे की तरह जा रहा होता है। उसने अपने हाथ में शुगर कैंडी पकड़ रखी थी, जिसे वो लीक कर रहा था और लैंसन ने उसके एक हाथ को पकड़ रखा था ताकि वो भीड़ में कहीं खो ना जाए। वो दोनों शॉपिंग करते हुए कपड़े की दुकान में आते हैं और लैंसन कपड़ों को देखने लगता है और वो वी से कहता है, अगर उसे कोई चीज़ पसंद आती है
तो वो उसे बताते, पर वी का उस पर कोई भी ध्यान नहीं था, वो कहीं और देख रहा था। तब लैंसन उससे कहता है तुम कहाँ देख रहे हो? तो वी एक तरफ इशारा करता है, वहाँ एक स्पाइसी फूड स्टॉल था। लैंसन उसे देखकर कहता है क्या तुम्हें भूख लग रही है? तो वी हमें से हिलाता है। उसने अपने मुंह में अभी भी शुगर कैंडी पकड़ रखी थी और उसकी लिप्स काफ़ी जूसी लग रही थी। लैंसन को वो काफ़ी चाइल्डिश और क्यूट लग रहा था। वो स्माइल करता है और कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रुकना और कहीं जाना मत। तो वी हमें से हिलाता है। लैंसन वहाँ से चला जाता है। वी लैंसन का वेट करते हुए उसी डायरेक्शन में देख रहा था। उसकी शुगर कैंडी जब ख़त्म हो जाती है तो वो कपड़ों को देखने लगता है और उसे कुछ लोग पसंद भी आ जाते हैं। तभी उसकी नज़र एक ब्राइट ड्रेस पर जाती है जो बेहद ही खूबसूरत थी। वी उसे हाथ से छूने लगता है और उसे ये ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसे लैंसन की बात याद आने लगती है, कैसे लैंसन ने उसे कहा था वो उसे मैरिज करेगा, और वो ब्लश करने लगता है। तभी कोई वी से कहता है इस ड्रेस में आप बहुत ही सुंदर लगेंगे। वी उस पर्सन की तरफ देखता है तो वो पर्सन वी को ग्रीट करते हुए कहता है मेरा नाम सूसे है। ऐसा कहकर वो वी के पास हो जाता है। वी थोड़ा नर्वस हो जाता है और अपने कदम पीछे कर लेता है। सूसे स्माइल करता हुआ कहता है आप यहाँ के तो नहीं लग रहे हैं, आप कहाँ से हैं? वी कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तब सूसे कहता है क्या आप इस ड्रेस को खरीदने वाले हैं? क्या आपकी जल्दी मैरिज होने वाली है? तो वी हिचकते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे बस ये ड्रेस अच्छी लग रही थी तो बस मैं इसे देख रहा था। तब सूसे स्माइल करता हुआ कहता है ओह ऐसा क्या, वैसे आप बहुत ही सुंदर हैं। वो पर्सन बहुत लकी होने वाला है जिससे आपकी मैरिज होगी। तभी एक आवाज़ आती है हाँ वो पर्सन बहुत लकी है और वो लकी पर्सन मैं हूँ। ऐसा कहकर लैंसन सूसे के सामने आ जाता है। सूसे लैंसन को देखकर ग्रीट करता है और कहता है अंकुल जून आप यहाँ। लैंसन उसे इग्नोर करता हुआ वी की तरफ देखता है और अपने हाथों में जो स्नैक लाया रहता है उस ब्रैकेट को वी को दे देता है। उसके बाद वो दोबारा सूसे की तरफ घूर कर देखता है। इससे सूसे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे लगता है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लैंसन वी की तरफ देखता है जो अपने स्नैक को पाकर बड़े ही चाव से उसे खा रहा था। लैंसन उससे कहता है वैसे तो जब मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी फ्लर्ट करता हूँ तो तुम चिढ़ जाते हो, और वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था तो तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? इसमें भी अपनी नैरो आई से उसकी तरफ देखता है और कहता है वो सिर्फ मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन तुम तो मुझे अरेस्ट करने पर तुले रहते हो, तो आखिर मैं तुमसे चिढ़ूं नहीं तो क्या करूं? लैंसन फिर आगे कुछ भी नहीं कहता। उसने अपने फेस में एक छोटा सा पाउट बना रखा था। फिर बस उसे ऐसे देख रहा था और वो कहता है चलो हमें अपनी शॉपिंग जल्दी ख़त्म करनी चाहिए, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। फिर वो दोनों अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। अपनी शॉपिंग ख़त्म करने के बाद वो साइलेंट पैलेस के लिए निकलते हैं। वो पैलेस की रास्ते में पैदल चल रहे होते हैं। वेदर काफ़ी अच्छा था तो वो दोनों वॉक करते हुए पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। पैलेस बस कुछ ही दूरी पर था। तभी उन्हें अचानक से एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील होने लगता है। हालांकि इसका असर उन पर ज़्यादा नहीं होना था, लेकिन ये ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो दोनों आसमान में देखते हैं तो आसमान में एक पोर्टल जैसा बढ़ रहा था और उसमें से एक स्पिरिचुअल हाथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। वो हाथ धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उस हाथ का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि कमज़ोर लोग तो अपने घुटनों के पर आ चुके थे। क्लाउड रिसर्च में जितने भी लोग थे वो सभी इस प्रेशर को फील कर रहे थे। वो हाथ क्लाउड रिसर्च की शील्ड से टकराता है तो शील्ड टूटने लगता है। ये देखकर लैंसन अपनी पावर शील्ड में ट्रांसफर करता है ताकि वो शील्ड थोड़ी देर बनी रहे। लैंसन की तरह क्लाउड रिसर्च के सैनिक वैसे ही कर रहे थे, अपनी पावर को शील्ड में ट्रांसफर कर रहे थे, पर इसका असर ज़्यादा नहीं होता। वो हाथ उस शील्ड को तोड़ते हुए क्लाउड रिसर्च की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो शील्ड टूटता है तो एक प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर की वजह से सभी थोड़ी लड़खड़ा जाते हैं। लैंसन जो अपनी पावर उसमें डाल रहा था वो भी उस प्रेशर के कारण गिरने लगता है। तब वी उसे संभालता है।
उसे ये बात पता चल जाती है ये किसका काम है, ये साउथ शिनचैन का काम है। तो वो टेलीपैथी के थ्रू साउथ शिनचैन से बात करने की कोशिश करने लगता है। तब उसे आगे से साउथ शिनचैन की आवाज़ आती है। आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है? उसे मून पैलेस में होना चाहिए था। अगर वो मून पैलेस नहीं आया तो क्लाउड प्रिंसेस को डिस्ट्रॉय होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये सुनकर वी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी दांत पिस रहा होता है और कहता है साउथ शिनचैन अभी इसे रोको। तो साउथ शिनचैन कहता है तुम मेरे साथ मून पैलेस जा रहे हो? तो वी कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, पर इसे रोको। तब साउथ शिनचैन अपने इस फिजर हाथ को वहीं गायब कर देता है। तब वी साउथ शिनचैन के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। इसमें लैंसन उसके हाथ को पकड़ लेता है और रिक्वेस्ट भरी नज़र से देखने लगता है कि वो मत जाए। लैंसन को ऐसे देखकर वी साय करता हुआ लैंसन के हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लेता है और कहता है लैंसन मैंने तुम्हें सिर्फ इस वजह से ही एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं जानता था एक न एक दिन मुझे जाना ही होगा, और देखो तो कितना जल्दी ये वक्त आ गया। तभी लैंसन तुरंत कहता है पर अगर तुम गए तो वो तुम्हें हर्ट कर सकते हैं। इसमें वी कहता है वो मुझे हर्ट नहीं करेंगे। इसमें लैंसन गुस्से में कहता है वो तुम्हें कर सकते हैं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। वी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है वो मुझे हर्ट नहीं करेंगे। लैंसन गुस्से में कहता है वो क्यों नहीं कर सकते, वो तुम्हें कर सकते हैं। तो वी कहता है वो मेरी फैमिली है, वो मुझे हर्ट नहीं करेंगे। लैंसन गुस्से में कुछ बोल ही रहा था, तभी वी कुछ ऐसा करता है जिससे लैंसन किसी स्टैचू की तरह वहाँ चुपचाप खड़ा रह जाता है। वो अपने हाथ पैर को मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तब वी कहता है लैंसन इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे पास जल्दी ही लौटूंगा। लैंसन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो तो वी को घूरे जा रहा था और मन में कह रहा था फिर से नहीं वी, तुम फिर से वही फैसला कर रहे हो। वी इस गुस्से को भाप लेता है तो वो फोर्सफुली स्माइल करता हुआ कहता है कल युवान का बर्थडे तो तुम उसका सेलिब्रेशन अच्छे से मनाना, और हाँ जो मैंने सामान खरीदा है उसे भी संभाल कर रखना। अगर मैं वापस लौटा और वो सामान मुझे नहीं मिला तो देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करता है और लैंसन की चिक्स में किस कर लेता है और वहाँ से साउथ शिनचैन के पास चला जाता है। उसके जाते ही लैंसन फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो कहता है वी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम मुझे दोबारा मिले तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बांध कर रखूँगा और तुम्हें थोड़ी सी भी छूट नहीं मिलेगी। वो हवा में ही गुस्सा कर रहा होता है। तभी एक सैनिक उसके पास आकर कहता है उसे मीटिंग रूम में बुलाया है, और वो सैनिक ऐसा कहते हुए लैंसन को अजीब सी नज़र से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर लैंसन इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। लैंसन उसे घूर कर देखता है और कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो सैनिक कहता है आपको क्लैन लीडर ने तुरंत ही आने को कहा है, आपको मेरे साथ चलना होगा। तब लैंसन उस सैनिक के साथ ना चाहता हुआ उस सैनिक के साथ मीटिंग रूम की तरफ जाने लगता है। मीटिंग रूम में पहुंचकर वो देखता है जीबू जून और लैंड कुरेन पहले से वहाँ मौजूद हैं और वो दोनों अभी जो हुआ उसके बारे में बातें कर रहे थे। जब वो लैंसन को देखते हैं तब जिबूजन कहते हैं वांग जी जो अभी हुआ क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? हालांकि कोई भी हादसा नहीं हुआ, लेकिन क्लाउड प्रिंसेस के रहने वाले आम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। आखिर थोड़ी देर पहले यहाँ क्या हुआ? जिबूजन जब लैंसन से सवाल करते हैं तब लैंसन अपना सर झुका लेता है, वो कुछ भी नहीं कहता। जिबूजन बस लैंसन को देखे जा रहे थे। उन्हें ये बात पता थी अभी जो हुआ उससे लैंसन का कोई ना कोई ताल्लुक है। बस वो लैंसन के मुंह से एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं आखिर उनके भाई ने कितनी सारी बातें उनसे छुपाई है। लैंसन अपना सर झुकाए हिचकते हुए कहता है भाई वी का नाम सुनकर जिबूजन सारी बात समझ जाते हैं। अभी जो यहाँ हुआ वो वी के यहाँ आने की वजह से हुआ। तो वो लैंसन से कहते हैं सब कुछ एक्सप्लेन करो पूरी बात। तब लैंसन उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे वो वी से मिला और उसने किस तरह से वी को साइलेंट पैसेज में रखा था। ये सब सुनकर तो जिबूजन और लैंड कुरेन दोनों ही दंग रह जाते हैं। तब जिबूजन थोड़े गुस्से में कहते हैं वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम वी से मिले ये ठीक है, पर उसे क्लाउड विजन में लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं जानता हूँ तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन तुम प्यार में इतने अंधे कैसे हो सकते हो कि तुम्हें उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हारे क्लैन के प्रति तुम्हारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है?
लैनसन कुछ भी नहीं कह रहा था, उसने बस सर झुका रखा था। उसे पता था उसके भाई उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। जीबू जो लैन कुरेन की तरफ देखते हैं, जो अपने ही ख्यालों में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अंकल, आप क्या सोच रहे हैं? आप कुछ कहेंगे नहीं? तब लैन कुरेन साय करते हुए कहते हैं, जो होना था सो हो गया, मुझे तो वी की चिंता हो रही है। जितने सख्त वहाँ के नियम नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा तो कड़ी वहाँ की सज़ा मिलती है। और वो इस वक्त प्रेग्नेंट है, पता नहीं वो सब वो कैसे झेलेगा। मुझे उसके लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये सब सुनकर लैनसन के तो हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। ओके गाइस, ये वाला पार्ट यहीं एंड करते हैं। मुझे लगा था मैं इस वाले पार्ट में पूरी एंडिंग कर दूंगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। खैर, आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगला पार्ट लास्ट पार्ट होगा तो प्लीज़ आप उसे भी चेकआउट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।